हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर सेकेंड के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो बाजार का स्वरूप जो है, इस चीज़ को आपने पिछले सेमेस्टर में ही पढ़ लिए होंगे। यानी कि बाजार का स्वरूप में बाजार के प्रकार भी आप देखे होंगे, जिसमें हम लोग देखे थे पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो आज हम लोग उसी का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आज पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, तो यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन। आप पूर्ण प्रतियोगिता से क्या समझते हैं? हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर इट, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो आइए जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार का एक ऐसा स्वरूप है, ऐसा रूप है, जहाँ किसी वस्तु के अनेक क्रेता एवं विक्रेता उपलब्ध होते हैं, और वस्तु की जो स्थिति प्रकृति होता है वह विभिन्न प्रकार की होती है। यानी कि वस्तुएं जो होती है उसका स्वरूप अलग अलग बहुत तरह के होते हैं। इन सब चीज़ों को जानते हैं, ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को आइए हम पहले देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं, उसके बाद हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से निर्धारण होता है। कि आइए इसकी विशेषता को पहले हम डिफाइन करके लंबा ढंग से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी पहली विशेषता है कि अधिक संख्या में क्रेता उपलब्ध होता है। मतलब बाजार में जो होता है वो क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होता है। क्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई एक क्रेता मांग में कमी या वृद्धि करने में असमर्थ हो जाता है, कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता है। मतलब कहने का मतलब इतना ज़्यादा क्रेताओं होता है कि वो अगर मांग को कम कर दे या मांग को बढ़ा दे तब भी वो प्रभावित नहीं कर सकता है बाजार को। तो इसमें देख लीजिए, इसको एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ एक्स एक्सेस पर कमोडिटी एक्स को लिए हैं, दूसरे पर प्राइस को लिए, यहाँ वस्तु क्वांटिटी को ले लिए हैं, यहाँ वस्तु को ले लिए हैं, और यहाँ प्राइस को ले लिए वाई एक्स पर। अब देखिए, ये प्राइस है, मार्केट प्राइस, ये प्राइस रेखा है। अब क्या है कि मान लीजिए D1 एक रेखा है जो बाजार मांग है, जो बाजार की इस स्थिति को बतलाता है। उत्पादन इतनी मात्रा खरीदाया जाता है इतना प्राइस पर। अगर क्रेताओं का संख्या बहुत बढ़ जाए, क्रेताओं की संख्या बहुत बढ़ जाए तो वो डिमांड अपना बहुत ज़्यादा इतना बढ़ा देगा। तो डिमांड बढ़ा जाएगा तो यहाँ से वो से क्या कहते हैं, 1500 से क्या था, पहले 500 लेता था, अब 1000 कर दिया। तब भी क्या हुआ, कीमत ज्यों का त्यों ही रह गया, कीमत प्रभावित नहीं हुआ। अगर मांग घटा भी देता है, डी कर देता है, तब भी कीमत वही रहेगा। देखिए, कीमत वही रहेगा, कीमत में चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब नहीं प्रभावित, तो मतलब कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, अधिक संख्या में विक्रेता उपलब्ध होता है। मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में विक्रेताओं की संख्या होती है जो क्या होता है कि कीमत को वो भी प्रभावित नहीं होता। कीमत रेखा देखिए, यहाँ भी यही चीज़ है। यहाँ देख लीजिए 100, 500 और 1000 को ले लिए हैं क्वांटिटी के मात्रा में। अब देख लीजिए कि S1 इतना विक्रेता उपलब्ध था तो निर्धारित होता, इतना प्राइस निर्धारित था, वो से P तक प्राइस निर्धारित था। अब विक्रेता अगर सप्लाई को बढ़ा दे, S1 से S2 सप्लाई बढ़ा दे, तब भी कीमत ज्यों का त्यों रहेगा, कीमत नहीं बढ़ रहा है। अगर वो सप्लाई को घटा भी दे, त्यों ही कीमत न बढ़ रहा है न घट रहा है, कीमत अप्रभावित है। मतलब कि कहने का मतलब है कि क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होता है कि वो मांग एवं पूर्ति के माध्यम से वो कीमत को घटा बढ़ा नहीं सकता है। इसकी दूसरी विशेषता ये थी। तीसरा विशेषता कि बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। मतलब सभी को, क्रेताओं और सभी विक्रेताओं को भी बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। अगला है कि वस्तु का जो स्वरूप होता है वह एक समान उपलब्ध नहीं होता। मतलब कहने का मतलब एक समान उपलब्ध होता है। कहने का मतलब कीमत जिस प्रकार का वस्तु है, कीमत निर्धारित उसी मतलब वस्तु का स्वरूप एक जैसा होता है। उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। उत्पादन के जितने भी साधन है वो
पूर्ण उसमें पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। उसके बाद है नियंत्रण का अभाव होता है, मतलब बाजार में किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। मतलब कोई भी वस्तु खरीदना बेचना हो तो उस पर कोई भी तरह का सरकारी दबाव या कोई भी तरह का नियंत्रण ना हो। इस देख लीजिए, नियंत्रण को देख लीजिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि क्रेता एवं विक्रेताओं पर प्रत्यक्ष अथवा प्रांत नियंत्रण ना रहे। अगर क्रेता तथा पर किसी तरह का नियंत्रण होगा तो वह प्रचलित मूल्य से कम मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने के लिए बाध्य हो जाएगा, जिससे बाजार में एक से अधिक प्रकार की कीमत हो जाएगी। इसका अगला विशेषता है कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश या बहिर्गमन हो सकता है। मतलब वहाँ जो ये विक्रेता है ना, या उत्पादन करता है, उसका मतलब उस पर भी बैन नहीं लगा होता है। वो कोई भी आ सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है और जा सकता है, उस पर भी बैन। यातायात लागत की अनुपस्थिति होती है। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में यातायात लागत शून्य होती है। एक मूल्य स्थिर निर्धारित होता है जो पूरे बाजार में सभी मांग और पूर्ति के तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। मूल्य नियंत्रण का अभाव होता है। मूल्य पर नियंत्रण किसी का भी नहीं होता है, वहाँ मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है मूल्य का। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आइए देखते हैं कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है। अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर मूल्य निर्धारण के अनेक सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें प्राचीन सिद्धांत में उत्पादन लागत का सिद्धांत तथा सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत विशेष महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन दोनों प्राचीन सिद्धांतों ने आधुनिक सिद्धांत को जन्म दिया है। कहने का मतलब है कि सीमांत उपयोगिता जितना होगी उसके अनुसार से कीमत निर्धारण होता है। मतलब वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई वस्तु की प्रयोग करने के बदले उसकी उपयोगिता जो संतुष्टि मिलता है उसके बराबर कीमत निर्धारण होता है। तो ये बेस होता है ये निर्धारण का, मांग ये कीमत निर्धारण का। अब आइए देखते हैं लागत का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रिकार्डो ने किया है। लागत का सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड रिकार्डो ने किया है। एडम स्मिथ सीनियर तथा जे.एस. मिल इस सिद्धांत के समर्थक थे। रिकार्डो ने प्रतिपादन किया और एडम स्मिथ सीनियर और जे.एस. मिल इसका समर्थन किए। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु की कीमत उनके उत्पादन लागत द्वारा निश्चित होती है, निर्धारित होती है। यदि किसी वस्तु का उत्पादन लागत 15 रुपया है तो उस वस्तु का मूल्य भी 15 रुपया होगा। मतलब लागत के अनुसार जितना लागत होगा उससे निर्धारित वह होता है। दूसरा है सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक मेंजर थे। वालरस, जेवेंस आदि अर्थशास्त्री थे। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। मेंजर के साथ साथ वालरस, जेवेंस और अन्य अर्थशास्त्री भी इसके समर्थक रहे। तो मुख्य रूप से जो मेंजर था वो इनका सीमांत उपयोगिता सिद्धांत का प्रतिपादक थे। अब आइए देखते हैं कैसे मांग एवं पूर्ति का निर्धारण आधुनिक सामान्य सिद्धांत कैसे निर्धारित होता है। मांग तथा पूर्ति का आधुनिक सामान्य सिद्धांत यह क्या कहता है? सिद्धांत का प्रतिपादन मार्शल ने किया, मांग एवं पूर्ति के द्वारा जो निर्धारित होता है। उन्होंने लागत के स्थान पर पूर्ति तथा उपयोगिता के स्थान पर मांग शब्द का प्रयोग किया। इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय कर एक आधुनिक सिद्धांत मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देख लीजिए, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत जेवेंस, वालरस और कौन थे? अन्य अर्थशास्त्री थे। वहीं पे रिकार्डो मांग का था, जो एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और सीनियर समर्थक थे। तो उसमें मांग पक्ष को लिया था और जेवेंस, वालरस ने ये पूर्ति पक्ष को लिया, जिसको मार्शल ने मांग और पूर्ति शब्द से प्रयोग किया सीमांत उपयोगिता को, और आगे दोनों के कंपेयर से एक सिद्धांत का, नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्शल के अनुसार मूल्य ना तो केवल मांग और ना ही पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, बल्कि दोनों की पारस्परिक आंतरिक
शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। मार्शल के शब्दों में कहा जाए तो जिस प्रकार से हम इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि वह कैंची का ऊपर वाला फलक है अथवा नीचे वाला फलक, जिसने एक कागज के टुकड़े को काटा है, या तो ऊपर में काटा या नीचे में काटा, ये तो कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि दोनों ही कॉम्बिनेशन से ये कटा है। उसी प्रकार इस बात का विवाद हो सकता है कि मूल्य का उपयोगिता निर्धारण करती है अथवा लागत, उत्पादन लागत करता है। तो मार्शल मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। पहला है मांग तत्व। वस्तु की मांग एवं कीमत में विपरीत संबंध होता है। ये मांग का नियम में हम लोग पढ़े हैं, जिसे मांग का नियम में हम लोग पढ़े। प्रत्येक क्रेता की एक मांग सारणी होती है, जिन्हें जोड़ दिया जाता है तो बाजार मांग सारणी उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आइए हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए वो P1 ये ग्राफ है, यहाँ पे तालिका भी दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ पे डिमांड रेखा है, ये देख लीजिए डी जो है वो डिमांड रेखा है। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे संतुलन की स्थिति में, यहाँ पे संतुलन की स्थिति यानी कि वो P2 कीमत पर ON मात्रा का उत्पादन हो रहा है। वहीं देख लीजिए अब वो यहाँ X का वो OM उत्पादन करने के लिए वो P3 का उत्पादन मतलब ज़्यादा व्यय करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो वो से T उत्पादन करने के लिए प्राइस क्या है, वो से मांग के लिए, और उत्पादन के जगह में आप मांग को लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मांग को लीजिए कि वो से T मांग के लिए प्राइस वो से P है, यानी कि वो P1 मांग में OT डिमांड होता है, वो P2 मांग में ON डिमांड होता है, और O3 मांग प्राइस में OM डिमांड होता है। ये मांग तालिका के द्वारा पूर्ति पक्ष को हम देख लेते हैं। मार्शल ने पूर्ति तथा मूल्य में सीधा संबंध देखा गया, बतलाया कि सीधा संबंध पाया जाता है कि जब पूर्ति बढ़ जाएगा तो मूल्य भी बढ़ जाएगा, और पूर्ति घट जाएगा तो वो कीमत भी घट जाएगा। कहने में अर्थात कीमत बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तथा कीमत घटने पर पूर्ति में कमी हो जाती है। प्रत्येक विक्रेता को पूर्ति सारणी जोड़कर बाजार पूर्ति सारणी का निर्माण किया जाता है, जिसे हम रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, इस सारणी को देखिए और इस ग्राफ को देखिए। यहाँ पे प्राइस एक Y एक्सिस पर लिए और X एक्सिस पर क्वांटिटी यानी कि सप्लाई को लिए हैं, पूर्ति को लिए हुए हैं। ये S जो है सप्लाई कर रहे हैं, ये सप्लाई कर रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए वो P1 कीमत पर मांग कितना है, वो ये मांग है। अब देखिए वो अगर कीमत बढ़ के क्या होता है, वो से वो P1 से वो P2 हो जाता है, तो मांग भी वो P से सप्लाई भी वो M से ON हो जाता है। अगर प्राइस उससे भी बढ़कर वो से P3 हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूर्ति भी वो से T पूर्ति हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। मांग प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, और सप्लाई प्राइस घटता है तो प्राइस भी घट जाता है। उसी प्रकार अगर यहाँ से घट के देखें तो इधर घट जाता है, यानी कि सीधा संबंध पाया जाता है। ये स्थिति हुआ। संतुलन कीमत का निर्धारण, मार्शल ने बताया कि संतुलन कीमत का भी निर्धारण होता है। आइए हम संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो मार्शल ने बतलाया कि संतुलन कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर हो जाएगा, यानी कि बाजार का जो मांग होगा वो पूर्ति के बराबर हो जाएगा। आइए रेखा चित्र में हम देखते हैं। ये X एक्सिस पर देखिए हम मांग पूर्ति को लिए हुए हैं, और Y एक्सिस पर प्राइस को हम ले लिए हैं। तो ये देखिए डिमांड रेखा है और ये सप्लाई रेखा है। देखिए एक दूसरे को जहाँ काटता है, सिद्धांत उसका क्या कहता है, जहाँ मांग एवं पूर्ति बराबर होता है। तो मांग एवं पूर्ति का रेखा कहाँ बराबर हो रहा है, देखिए बराबर हो रहा है यहाँ पे ई बिंदु पर। तो ई बिंदु पर यहाँ है संतुलन की स्थिति में, तो यहाँ पे कीमत का निर्धारण हो जाता है। कीमत का निर्धारण यहाँ हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे कीमत का निर्धारण हो रहा है, यानी कि मांग एवं पूर्ति यहाँ बराबर हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे वो जब प्राइस वो P1 है, प्राइस वो P1 है, तब डिमांड क्या है, ज़्यादा है।
यानी कि वो से टी, डिमांड वो से, डिमांड और सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है प्राइस पर, वो से टी, और सप्लाई क्या है देख लीजिए, वो से एन है, एम है, वो से एम है, यानी कि ये सप्लाई यहीं तक है, सप्लाई यहीं तक है और डिमांड यहाँ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है एम से टी तक जो है सो क्या है, सप्लाई अधिक है, हाँ डिमांड अधिक है सप्लाई की अपेक्षा। सप्लाई हमको यहीं इतना है और डिमांड यहाँ, यानी कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। अब क्या होगा कि ऐसी स्थिति में संतुलन में लाने के लिए प्राइस तो बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ रहा है, तो सप्लाई भी बढ़, जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाता था कि नहीं, तो देख लीजिए प्राइस जब वो P2 हो जाता है तो डिमांड जो है सो क्या हो जाता है, वो से एन हो जाता है, ई बिंदु पर संतुलन प्राप्त करता है। देख लीजिए ई बिंदु पर यहाँ वो से एन कीमत मांग करता है। अब पूर्ति भी क्या होता है, वो से एन ही हो जाता है, सप्लाई अब दोनों बराबर हो जा रहा है, डिमांड और पूर्ति रेखा एक दूसरे को काट रहा है और हम पूर्ति और मांग के बराबर हो जा रहा है। अगर वो से P3 हो जाता है कीमत बढ़ के, तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई क्या होता था, बढ़ जाता था, और डिमांड क्या होता था, घट जाता था, यानी कि जब कीमत बढ़ता था डिमांड घट जाता था और सप्लाई बढ़ जाता था। तो देख लीजिए वहाँ यही चीज़ हुआ, देख लीजिए सप्लाई यहाँ तक हो गया और कीमत मांग इतना ही है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सप्लाई बढ़ गया, देखिए एक्सेस सप्लाई, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सप्लाई एक्सेस सप्लाई हो गया है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक्सेस डिमांड हो गया है, सप्लाई यहाँ तक है, डिमांड यहाँ है, यहाँ डिमांड यहाँ इतना हो रहा है और सप्लाई यहाँ, डिमांड इतना है, सप्लाई इतना हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ एक्सेस सप्लाई और यहाँ एक्सेस डिमांड उत्पन्न होता है। तो मार्शल कहते हैं कि जहीं पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, मांग एवं पूर्ति बराबर होगा, वहीं संतुलन कीमत निर्धारित होगा। तो ये संतुलन बिंदु, मांग एवं पूर्ति एक दूसरे को काटता है, संतुलन बिंदु ये है, और प्राइस वो P2 जो संतुलन स्थिति है, यानी कि संतुलित मांग एवं पूर्ति है, वो एन वो P2 कीमत पर। तो इस प्रकार से यहाँ ये निर्धारित होता है मांग एवं पूर्ति। तो आइए आज तो हमने इस चीज़ को देख लिए हैं, इस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते लिख सकते हैं, जो चीज़ हम बताए कि इतना डिमांड होने पर इतना सप्लाई हो रहा है और संतुलन कहाँ स्थिति हो रहा है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, बारीकी से समझ लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार से आज हम ये पढ़ लिए। अब अगला क्लास में हम देखेंगे कि मूल्य निर्धारण में समय तत्व, यानी कि अल्पकाल में उत्पादन लागत के ये बाजार, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का जो है स्थिति है, उसमें अल्पकाल में और दीर्घकाल में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो वो अगले क्लास में देखेंगे। आज इतना ही, आज का वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।